हेलो मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स। सर्दियों की सुबह रजाई से निकलना जितना मुश्किल है, करंट अफेयर्स को रटना उससे भी ज्यादा मुश्किल लगता है ना। लेकिन आज की इस मान एजुकेशन की स्पेशल 3D ब्लॉकबस्टर क्लास में हम रटेंगे नहीं, बल्कि करंट अफेयर्स को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार वेब सीरीज देख रहे हो। आज हम फरवरी 2026 के 28 दिनों का वो पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि यार ये मान एजुकेशन के बच्चे आखिर क्या खाकर आते हैं। अर्थव्यवस्था की भारी भरकम बातों से लेकर खेल के मैदान की गपशप तक सब कुछ सीधे आपके दिमाग के हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव होने वाला है। और इस मजेदार सफर में मेरे साथ है हमारी अपनी गूगल। तो दृष्टि, क्या तुम तैयार हो अपने तीखे सवालों से आज की इस क्लास में तड़का लगाने के लिए? एकदम रेडी हूँ मान सर। पूरे भारत के 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की तरह मैं भी इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि आपके इन देसी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बाद करंट अफेयर्स हमें किसी हॉरर मूवी की तरह नहीं बल्कि एक कॉमेडी फिल्म की तरह मजेदार लगने वाला है। मैं पक्का ऐसे सवाल पूछूंगी जो हर उस बैक बेंचर के दिमाग में आते हैं जिसे इकोनॉमी के नाम पर नींद आने लगती है। तो चलिए सर, 1 फरवरी के पहले धमाके के साथ इस महफिल को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टि। तो शुरुआत करते हैं देश की पॉकेट मनी यानी हमारे केंद्रीय बजट 2026-27 से। वित्त मंत्री जी ने जो केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है, उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है और साथ ही पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। विकल्प है ए 4.1% और 10.2 लाख करोड़ रुपए, बी 4.3% और 12.2 लाख करोड़ रुपए, सी 4.4% और 11.2 लाख करोड़ रुपए, डी 4.9% और 13.2 लाख करोड़ रुपए। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी 4.3% और 12.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन सर, ये राजकोषीय घाटा और पूंजीगत व्यय जैसे शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या आप इसे हमारी आम जिंदगी की पॉकेट मनी वाले उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल दृष्टि। देखो, मान लो तुम्हारे पापा तुम्हें महीने के 100 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन तुम्हारे खर्चे हैं 104 रुपए 30 पैसे। तो ये जो तुमने 4 रुपए 30 पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए और दोस्तों से उधार ले लिए, बस यही सरकार का राजकोषीय घाटा यानी 4.3% है। सरकार की कोशिश है कि इस उधारी को धीरे धीरे कम किया जाए। अब आते हैं पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। अगर तुम अपनी पॉकेट मनी मोमोज खाने या मूवी देखने में उड़ा दोगी तो वो पैसा खत्म। इसे सरकार राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहती है। लेकिन अगर तुम उसी पैसे से एक अच्छी सी किताब या लैपटॉप खरीद लो जो तुम्हें आगे करियर में काम आए, तो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। सरकार ने इस बार मोमोज पर पैसा उड़ाने के बजाय देश के लिए रोड, रेलवे और ब्रिज बनाने यानी लैपटॉप खरीदने वाले काम पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, ताकि देश के युवाओं को रोजगार मिल सके। है ना एकदम सिंपल। चलिए, अब बजट की टेंशन छोड़कर सीधा अमेरिका चलते हैं। 1 फरवरी 2026 को हुए 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस कलाकार ने पहली बार किसी पूरे स्पेनिश भाषा के एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? विकल्प है ए टेलर स्विफ्ट, बी केंड्रिक लमार, सी बैड बनी, डी शकीरा। सर, इसका जवाब तो विकल्प सी बैड बनी है, जिनके एल्बम डेबी तेरार मास फोटोज ने ये अवार्ड जीता है। लेकिन सर, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि ये एग्जाम में छपने वाला है? दृष्टि, इसे ऐसे समझो जैसे हमारे किसी गांव की ठेठ क्षेत्रीय भाषा के फिल्म जाकर हॉलीवुड में सीधा ऑस्कर की बेस्ट फिल्म की ट्रॉफी उठा लाए। ग्रैमी अवार्ड्स संगीत की दुनिया के बाहुबली हैं और वहां हमेशा अंग्रेजी गानों का ही दबदबा रहता है। लेकिन बैड बनी ने अपने स्पेनिश गानों से दुनिया को ऐसा नचाया कि पहली बार कोई गैर अंग्रेजी एल्बम ये सबसे बड़ा अवार्ड जीत गया। उन्होंने अपना ये अवार्ड उन सभी अप्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स को समर्पित किया जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं। एग्जाम के लिए बस 3 नाम याद रखना: एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लमार, सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश। अब आते हैं 2 फरवरी पर, जहां हम बात करेंगे 16वें वित्त आयोग की, जिसने ये तय किया है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे होगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तय की है और राज्यों के राजकोषीय घाटे को उनके जीएसडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित रखने की बात कही है। विकल्प है ए 41% हिस्सेदारी और 3% जीएसडीपी घाटा कैप,
बी 42% हिस्सेदारी और 3.5% जीएसडीपी घाटा कैप, सी 41% हिस्सेदारी और 4% जीएसडीपी घाटा कैप, डी 39% हिस्सेदारी और 2.5% जीएसडीपी घाटा कैप। सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए 41% हिस्सेदारी और 3% जीएसडीपी घाटा कैप है। लेकिन सर, ये समझ नहीं आता कि वित्त आयोग करता क्या है। इसे एक परिवार के उदाहरण से कैसे समझेंगे? बहुत ही शानदार सवाल है दृष्टि। देखो, मान लो केंद्र सरकार परिवार के पापा हैं जो खूब सारा पैसा यानी टैक्स कमाते हैं और राज्य सरकारें उनके 28 बच्चे हैं। अब पापा अपनी पूरी कमाई तो बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि घर भी चलाना है। वित्त आयोग वो दादाजी हैं जो बताते हैं कि पापा अपनी कमाई का कितना हिस्सा बच्चों में बांटेंगे। तो दादाजी यानी 16वें वित्त आयोग ने कहा कि पापा की कमाई का 41% हिस्सा सभी बच्चों यानी राज्यों में बटेगा। अब इसमें नया ट्विस्ट ये है कि दादाजी ने बंटवारे का नियम थोड़ा बदल दिया है। जो बच्चा परिवार की दुकान में ज्यादा काम करके कमाई बढ़ा रहा है यानी जीडीपी में योगदान दे रहा है, उसे अब पॉकेट मनी का थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा। इससे हमारे उन राज्यों को बहुत फायदा होगा जो देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा टैक्स और कमाई दे रहे हैं। और हाँ, दादाजी ने ये भी सख्त हिदायत दी है कि कोई भी बच्चा अपनी औकात से ज्यादा उधारी नहीं लेगा, यानी राज्य अपना घाटा जीएसडीपी के 3% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। 2 फरवरी के आसपास भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि मिली। भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं, जिससे कुल संख्या 98 हो गई है। ये 2 नई साइट्स किन राज्यों में हैं? विकल्प हैं ए राजस्थान का सांभर और मध्य प्रदेश का भोज, बी उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी धंड, सी असम का दीपोर बील और केरल का अष्टमुड़ी, डी बिहार का काबरताल और महाराष्ट्र का लोनार। सर, इसका उत्तर विकल्प बी उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी धंड है। लेकिन सर, किसी भी आम तालाब या झील को रामसर साइट का टैग मिलने से क्या चमत्कार हो जाता है? अरे दृष्टि, चमत्कार तो होता है। इसे तुम ऐसे समझो जैसे किसी नॉर्मल इंसान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अचानक से ब्लू टिक लग जाए। रामसर साइट का टैग किसी भी झील या आर्द्र भूमि के लिए वही वीआईपी ब्लू टिक है। जैसे ही ये टैग मिलता है, वो सिर्फ एक लोकल तालाब नहीं रहता, वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। दुनिया भर की नजरें उस पर आ जाती हैं। विदेश से पक्षी वहां छुट्टियां मनाने यानी माइग्रेशन करने आते हैं और उसके रख रखाव के लिए इंटरनेशनल लेवल की फंडिंग और सपोर्ट मिलने लगता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पटना पक्षी अभयारण्य 97वीं और गुजरात के कच्छ का छारी धंड 98वीं साइट बन गए हैं। जल्द ही हम 100 साइट्स का शतक लगाने वाले हैं। मेरे प्यारे और जुझारू विद्यार्थियों, 1 मिनट रुकिए। अभी जो हम इतनी मजेदार बातें कर रहे हैं, एग्जाम के दिन जब दिमाग में टेंशन का प्रेशर कुकर सीटी मार रहा होगा, तब क्या ये सब याद रहेगा? शायद नहीं। इसीलिए हमने आपके लिए एक चीट कोड तैयार किया है। इस पूरी ब्लॉकबस्टर क्लास की एक एकदम रंग बिरंगी, शानदार और आसान भाषा वाली पीडीएफ हमने बना ली है। ये पीडीएफ आपके लिए एक जादू की पुड़िया है, जिसे एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लिया तो समझो बेड़ा पार। अब सवाल ये है कि ये मिलेगी कहाँ? ये आपको मिलेगी हमारे मान एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस क्लास के तुरंत बाद दौड़कर टेलीग्राम पर जाना और मान एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, एक सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी, आप सभी की भारी डिमांड पर हमने फैसला किया है कि अब हम रोजाना आपके लिए करंट अफेयर्स की ऐसी ही धांसू और सिनेमैटिक कक्षाएं लेकर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह आपका दिमाग करंट अफेयर्स के डोज से एकदम फ्रेश हो जाए, तो अभी के अभी मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो लाल बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो और घंटी जरूर बजा देना, ताकि हमारी मजबूत फैमिली का आप भी एक चमकता हुआ सितारा बन सकें। तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आपके सब्सक्राइब बटन दबाने की सुपर एनर्जी के साथ हम बढ़ते हैं 3 फरवरी की ओर, जहां भारत ने अमेरिका के बाजार में एक जबरदस्त डिस्काउंट हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौता यानी इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ्स को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? विकल्प हैं ए 25%, बी 20%, सी 18%, डी 12%। सर, ये तो गजब हो गया।
इसका सही उत्तर विकल्प सी 18% है। अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री ने इस डील की घोषणा की है। लेकिन सर, अमेरिका जैसा चालू देश बिना अपना फायदा देखे हमें इतना भारी डिस्काउंट क्यों देगा? हमने बदले में उन्हें क्या दिया है? दृष्टि, तुमने एकदम पते की बात पूछी है। इंटरनेशनल राजनीति में कोई सगा भाई नहीं होता। सब तेरा क्या फायदा मेरा क्या फायदा पर चलता है। पहले बात करते हैं हमारे फायदे की। मान लो भारत का कोई कारीगर एक बहुत बढ़िया चमड़े का जूता बनाकर अमेरिका भेजता था। पहले अमेरिका उस पर 50% टैक्स लगाता था, जिससे वो जूता वहां बहुत महंगा हो जाता था और कम लोग खरीदते थे। अब टैक्स 18% होने से हमारे जूते, कपड़े और आभूषण अमेरिका के बाजार में सस्ते हो जाएंगे और धड़ाधड़ बिकेंगे, जिससे भारत में लोगों को खूब रोजगार मिलेगा। अब आते हैं अमेरिका के फायदे पर। हमने अमेरिका से वादा किया है कि भाई, तुम हमारे लिए टैक्स कम कर रहे हो तो हम भी अगले 5 साल में तुमसे $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। इसमें हम उनसे हवाई जहाज के पुर्जे, कीमती धातुएं और आज के ज़माने की सबसे ज़रूरी चीज़ कंप्यूटर के एडवांस्ड ग्राफिक्स कार्ड यानी GPUs खरीदेंगे। यानी दोनों हाथों में लड्डू। इसी को कहते हैं बेहतरीन कूटनीति। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6। 3 फरवरी 2026 को भारत को संयुक्त राष्ट्र यानी UN के प्रतिष्ठित ऑनर रोल में शामिल किया गया है, क्योंकि भारत ने समय पर अपना बकाया चुका दिया है। भारत ने कितने मिलियन डॉलर की राशि चुकाई है? विकल्प हैं ए 25.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 35.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 45.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी 55.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सर, इसका सटीक उत्तर विकल्प बी 35.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत उन गिने चुने देशों में आ गया है जिन्होंने बिना किसी देरी के 30 दिन के अंदर अपना पूरा बिल भर दिया है। पर सर, UN के ऑनर रोल में आने का मतलब क्या है? क्या ये स्कूल के गुड बॉय वाले बैच जैसा है? बिल्कुल दृष्टि, तुमने एकदम सही पकड़ा है। इसे ऐसे समझो कि तुम किसी सोसाइटी में रहते हो और वहां हर महीने मेंटेनेंस का बिल आता है। कुछ अमीर घर जैसे अमेरिका अपना मेंटेनेंस बिल सालों तक नहीं भरते और सोसाइटी में सफाई वाले को सैलरी देने के पैसे कम पड़ जाते हैं। अमेरिका पर तो UN का $2.19 बिलियन बकाया है। ऐसी कंगाली की हालत में जब भारत अपना $35.18 मिलियन का पूरा बिल ड्यू डेट से पहले ही एकदम शराफत से भर देता है, तो UN का सेक्रेटरी जनरल खुश होकर भारत को सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर बेस्ट रेजिडेंट यानी ऑनर रोल का खिताब दे देता है। इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भारत एक बहुत ही जिम्मेदार और विश्व मित्र देश है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। 4 फरवरी का दिन बहुत ही भावुक और सम्मान का दिन है। एक तरफ दुनिया कैंसर से जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ भारत अपने नायकों को सलाम कर रहा है। प्रश्न नंबर 7। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस के लिए इस साल यानी 2026 के लिए आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? विकल्प है ए क्लोज द केयर गैप, बी आई एम एंड आई विल, सी यूनाइटेड बाय यूनिक, डी टुगेदर वी कैन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी यूनाइटेड बाय यूनिक है। सर, पिछली थीम तो क्लोज द केयर गैप थी, तो ये यूनाइटेड बाय यूनिक का रियल लाइफ में क्या मतलब है? दृष्टि, इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जब क्लास में सारे बच्चों को बुखार होता है तो डॉक्टर सबको एक ही जैसी पैरासिटामॉल की गोली पकड़ा देता है। इसे कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही इलाज सबके लिए। लेकिन कैंसर कोई मामूली बुखार नहीं है। यूनाइटेड बाय यूनिक थीम हमें ये समझाती है कि हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी, अलग DNA और अलग ज़रूरतें होती हैं। अगर 2 लोगों को एक ही तरह का कैंसर है तो ज़रूरी नहीं कि उन पर एक ही दवा काम करेगी। किसी को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट ज़्यादा चाहिए तो किसी को आर्थिक सपोर्ट ज़्यादा। इसलिए अब दुनिया भर के डॉक्टर बीमारी से ज़्यादा उस इंसान पर फोकस कर रहे हैं जो उस बीमारी से लड़ रहा है। हमारी विविधता यानी यूनिकनेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8। 2026 के पद्म पुरस्कारों में केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है? विकल्प है ए ओमन चांडी, बी के करुणाकरन, सी VS अच्युतानंदन, डी EK नयनार। सर, ये तो बहुत आसान है। इसका उत्तर विकल्प सी VS अच्युतानंदन है। सर, पद्म पुरस्कारों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। हम स्टूडेंट्स कौन से नाम याद रखें जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए? बिल्कुल, हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं।
इसे तुम स्कूल के फाइनल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। सबसे ऊपर आता है पद्म विभूषण यानी असाधारण सेवा के लिए। ये 5 लोगों को मिला है और तुम्हें ये 5 नाम रटने ही होंगे, जैसे वीएस अच्युतानंदो जी, मशहूर एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल जी आदि। उसके बाद पद्म भूषण ये 13 लोगों को मिला है। इसमें एक्टर मम्मूटी और गायिका अलका याग्निक जैसे नाम शामिल है। और फिर पद्मश्री ये 113 लोगों को मिला है। एग्जामिनर तुम्हें कहाँ फंसाएगा? वो पूछेगा कि कितनी महिलाओं को मिला है, तो याद रखना 19 सुपर वुमेन को ये अवार्ड मिला है और 16 महान लोगों को मरणोपरांत यानी उनके दुनिया से जाने के बाद ये सम्मान दिया गया है। बस ये नंबर याद रख लो, तुम्हारा काम हो गया। 5 फरवरी को हमारे देश ने दवाइयों और डिजिटल बैंकिंग में कुछ ऐसा किया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में एक नई योजना बायोफार्मा शक्ति शुरू की गई है। इसके लिए 5 सालों में कितना बजट दिया गया है? विकल्प हैं ए 5,000 करोड़, बी 10,000 करोड़, सी 15,000 करोड़, डी 20,000 करोड़। सर, इसका सटीक उत्तर विकल्प बी 10,000 करोड़ है। लेकिन मान सर, भारत तो पहले से ही सस्ती जेनेरिक दवाइयां बनाकर पूरी दुनिया को देता है, फिर अचानक से ये बायोफार्मा क्या नई बला आ गई जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं? बहुत ही लॉजिकल सवाल है दृष्टि। जो दवाइयां हम अभी बनाते हैं जैसे क्रोसिन या एस्पिरिन, वो केमिकल से बनती हैं। वो पुराने जमाने की टेक्निक हो गई। लेकिन आजकल जो नई बीमारियां आ रही हैं जैसे खतरनाक कैंसर, उनका इलाज केमिकल से नहीं बल्कि जीवित कोशिकाओं यानी जीन थेरेपी से होता है। इसे तुम ऐसे समझो कि अभी तक हम पुरानी मारुति 800 बना रहे थे, लेकिन बायोफार्मा का मतलब है भविष्य की उड़ने वाली सुपरकार या दवाइयों का आयरन मैन बनाना। ये दवाइयां बहुत महंगी होती हैं और अभी हम इन्हें विदेशों से मंगाते हैं। शक्ति योजना के 10,000 करोड़ रुपए से हम भारत में ही दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैब बनाएंगे ताकि हम खुद ये हाईटेक दवाइयां बना सकें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके पहली पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? विकल्प है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक। सर, इसका जवाब है विकल्प बी कोटक महिंद्रा बैंक। सर, ये डिजिटल लाइसेंस वाली बात सुनकर लगता है जैसे बहुत बड़ा काम हो गया है, पर इसका असली फायदा क्या है? दृष्टि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस की लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ता था, दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे और कई हफ्ते लग जाते थे। अब मान लो कि तुम घर बैठे लैपटॉप पर फॉर्म भरो, आधार से साइन करो और तुरंत लाइसेंस मिल जाए। पहले विदेशी निवेशकों को भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए दुनिया भर से कुरियर के जरिए ढेरों कागज भेजने पड़ता थे। सेबी ने जनवरी में इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया और कोटक महिंद्रा बैंक ने सबसे पहले इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर सवारी करते हुए पूरी तरह से डिजिटल लाइसेंस जारी कर दिया। अब अमेरिका या लंदन में बैठा कोई भी गोरा बाबू एक क्लिक पर भारत में अपना करोड़ों रुपया लगा सकेगा, जिससे हमारा शेयर बाजार रॉकेट बन जाएगा। चलिए अब 6 फरवरी के रोमांच की तरफ चलते हैं, जहां हम इटली की बर्फीली वादियों से लेकर भारत के समुद्री तटों का सफर करेंगे। प्रश्न 11। इटली में शुरू हुए शीतकालीन ओलंपिक 2026 विंटर ओलंपिक्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा थामने वाले फ्लैग बेरर कौन बने हैं? विकल्प हैं ए नीरज चोपड़ा, बी स्टैंजन लुंडुप, सी आरिफ खान, डी शिवा केशवन। सर, इसका सही उत्तर एल्पाइन स्कीइंग के खिलाड़ी विकल्प सी आरिफ खान है। लेकिन सर, हमारे नॉर्मल यानी समर ओलंपिक्स में तो 100-115 खिलाड़ी जाते हैं। इस विंटर ओलंपिक में हमारे सिर्फ 2 खिलाड़ी ही क्यों गए हैं? एकदम सही पॉइंट पकड़ा दृष्टि। देखो, विंटर ओलंपिक्स के सारे खेल बर्फ पर खेले जाते हैं, जैसे स्कीइंग, आइस स्केटिंग वगैरह। अब हमारे देश में साल के 12 महीने तो बर्फ गिरती नहीं है और ना ही हमारे पास स्विट्जरलैंड जैसी हाईटेक बर्फ वाली ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इसीलिए हमारे खिलाड़ी कम होते हैं। इस बार सिर्फ 2 एथलीट गए हैं, लेकिन इनका हौसला किसी से कम नहीं है। उद्घाटन समारोह में आरिफ खान ने शान से तिरंगा लहराया और जब 22 फरवरी को ये खेल खत्म होंगे, समापन समारोह, तब हमारे दूसरे एथलीट स्टैंजन लुंडुप झंडा थामेंगे। एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में झंडा किसने पकड़ा था, इसलिए दोनों नाम याद रखना। प्रश्न 12।
समुद्री सुरक्षा के लिए भारत का कौन सा बंदरगाह उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है? विकल्प हैं ए. कांडला पोर्ट अथॉरिटी, गुजरात, बी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र, सी. वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, तमिलनाडु, डी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पश्चिम बंगाल। सर, इसका सही उत्तर तमिलनाडु का विकल्प सी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। लेकिन सर, ये एंटी ड्रोन सिस्टम काम कैसे करता है? क्या ये हवा में गोलियां चलाता है? नई दृष्टि, ये कोई बॉलीवुड की फिल्म वाली मशीन गन नहीं है। इसे तुम एक बहुत ही एडवांस्ड और जादुई मच्छर मारने वाले रैकेट की तरह समझो। आजकल स्मगलर और आतंकवादी छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके बंदरगाहों की जासूसी कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं। ये जो नया सिस्टम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, ये 5 किलोमीटर दूर से ही रेडार की मदद से दुश्मन के ड्रोन को सूंघ लेता है और फिर बिना कोई गोली चलाए ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके उस ड्रोन का रिमोट कंट्रोल जाम कर देता है। बेचारा ड्रोन हवा में ही कंफ्यूज होकर नीचे गिर जाता है। ये तकनीक भारत के बंदरगाहों को एकदम जेम्स बॉन्ड लेवल की सुरक्षा दे रही है। 7 फरवरी का दिन भारत के लिए क्रिकेट और साइंस दोनों में जबरदस्त खुशियां लेकर आया। प्रश्न 13। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीता है? विकल्प हैं ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. इंग्लैंड, डी. पाकिस्तान। सर, ये मैच तो मैंने फुल वॉल्यूम पे देखा था। भारत ने फाइनल में विकल्प सी इंग्लैंड को बुरी तरह धो दिया। लेकिन सर, इस मैच में एक 14 साल के बच्चे ने जो किया वो तो एकदम चमत्कार था। क्या आप उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल दृष्टि, वो कोई बच्चा नहीं, वो भारतीय क्रिकेट का नया बाहुबली है। उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। सोचो, जब तुम 14 साल की थी तो क्या कर रही थी? और ये लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोक कर आ गया। इस लड़के की बदौलत भारत ने अंग्रेजों के सामने 411 रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड की टीम हाफते हाफते 100 रन पीछे ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के कैलिब फॉल्कनर ने 115 रन जरूर बनाए, लेकिन हमारे कप्तान आयुष महात्रे के शेरों के सामने उनकी एक न चली। और हाँ, वैभव को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला। भारत अब 6ठी बार ये ट्रॉफी जीतकर इस टूर्नामेंट का निर्विवाद बॉस बन गया है। प्रश्न 14। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नई दिल्ली में हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है? विकल्प हैं ए. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. नीदरलैंड, डी. स्वीडन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी नेदरलैंड है। लेकिन सर, ये हाइड्रोजन को लेकर पूरी दुनिया इतनी पागल क्यों हो रखी है? पेट्रोल डीजल में क्या बुराई है? दृष्टि, बुराई ये है कि पेट्रोल डीजल हमारी धरती का धूम्रपान है, जो इसे अंदर ही अंदर बीमार यानी प्रदूषित कर रहे हैं। और ऊपर से ये बहुत जल्द खत्म भी होने वाले हैं। इसीलिए दुनिया ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे भाग रही है। इसे पानी को तोड़कर बनाया जाता है और जब ये जलती है तो धुएं की जगह सिर्फ साफ पानी निकलता है। अब दिक्कत यह है कि इसे बनाना और स्टोर करना बहुत मुश्किल है। नीदरलैंड के पास इस हाइड्रोजन को सुरक्षित रखने की बहुत गजब की तकनीक है और भारत के पास सोलर पैनल जैसी सस्ती ऊर्जा है। तो इस फेलोशिप के जरिए दोनों देशों के सबसे स्मार्ट वैज्ञानिक एक साथ बैठकर इस बात का जुगाड़ निकालेंगे कि हम कैसे पानी से निकलने वाले इस ईंधन से अपनी कारें और फैक्ट्रियां चला सकें। ये भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति है। अब बात करते हैं 8 फरवरी की। आज हम अमेरिका के सबसे बड़े खेल और भारत के सबसे जरूरी घर मकान की बात करेंगे। प्रश्न 15। अमेरिका के सबसे बड़े खेल आयोजन सुपर बोल LX60 में सियाटल सीहॉक्स ने जीत दर्ज की। इस खिताबी मुकाबले में किस खिलाड़ी को MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? विकल्प है ए. पैट्रिक महोम्स, बी. ड्रेक मे, सी. केनेथ वॉकर द्वितीय, डी. टॉम ब्रेडी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी केनेथ वॉकर द्वितीय है। सर, मैं सच बताऊं तो मुझे अमेरिकी फुटबॉल का भी नहीं पता। ये जो MVP मिला है, इसमें इतनी खास बात क्या है कि हम इसे पढ़ रहे हैं? कोई बात नहीं दृष्टि, भारत में ज्यादातर लोगों को अमेरिकी फुटबॉल नहीं समझ आता। बस इसे ऐसे समझो जैसे हमारा IPL का फाइनल होता है, वैसे ही अमेरिका में सुपर बोल होता है, जिसे पूरा अमेरिका काम धंधा छोड़कर देखता है। अब बात करते हैं केनेथ वॉकर की। अमेरिकी फुटबॉल में जो खिलाड़ी सबसे पीछे से बॉल फेंकता है उसे क्वार्टरबैक कहते हैं, यानी जैसे क्रिकेट में मेन बैट्समैन। आमतौर पर MVP का अवार्ड हमेशा इसी मेन खिलाड़ी को मिलता है, लेकिन केनेथ वॉकर एक रनिंग बैक है, यानी वो खिलाड़ी जो बॉल लेकर पागलों की तरह भागता है। 28 सालों के लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रनिंग बैक को ये अवार्ड मिला हो।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली या रोहित शर्मा को नहीं बल्कि किसी फील्डर या विकेट कीपर को मैन ऑफ द मैच मिल जाए। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बन गई है। प्रश्न 16। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हाल ही में लगभग कितने घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है? विकल्प है ए 1.5 लाख से अधिक, बी 2.53 लाख से अधिक, सी 3.53 लाख से अधिक, डी 5 लाख से अधिक। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 3.53 लाख से अधिक है, यानी तकरीबन 3,52,935 घर। पर सर, ये मकान बनाने की योजना तो बहुत पुरानी है। ये जो नया वर्जन 2.0 आया है, इसमें ऐसा क्या खास है जो एग्जामिनर को पसंद आ सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल। दृष्टि, पुराने वर्जन में सिर्फ घर बनते थे, लेकिन PMAY U 2.0 सिर्फ ईंट और सीमेंट का खेल नहीं, ये असली महिला सशक्तिकरण का गेम चेंजर है। सरकार ने एक बहुत ही कड़क नियम बना दिया है। जो भी ये नए 3.53 लाख घर बनेंगे, उनकी रजिस्ट्री यानी मालिकाना हक घर की महिला के नाम पर होनी चाहिए या कम से कम पति पत्नी दोनों के नाम पर होनी चाहिए। सोचो, जब एक साधारण परिवार की महिला के हाथ में उसके अपने घर के कागज आते हैं तो समाज में उसकी इज्जत और घर में उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। वो असल में उस घर की होम मिनिस्टर बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है और एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट पॉइंट है। 9 फरवरी का दिन हमें समाज के अंधविश्वासों से लड़ने और दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराने का दिन है। प्रश्न 17। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया है। इस साल के लिए इसकी थीम क्या है? विकल्प है ए माई एपिलेप्सी जर्नी, बी टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन, सी 50 स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी, डी एंड द स्टिग्मा। सर, इसका उत्तर विकल्प बी टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन है। सर, मिर्गी को लेकर तो हमारे यहाँ बहुत अंधविश्वास है। कोई जूता सूंघाता है तो कोई ओझा के पास ले जाता है। ये थीम हमें क्या मैसेज दी रही है? दृष्टि, तुमने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी कोई भूत प्रेत या ऊपरी साया नहीं है। ये सिर्फ दिमाग के तारों में होने वाला एक शॉर्ट सर्किट है, जिसे डॉक्टर की दवाई से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। पिछले कई सालों से लोग सिर्फ अपनी कहानियां सुना रहे थे। इस बार दुनिया भर के संगठनों ने कहा कि भाई, कहानियां सुनाना बंद करो और एक्शन लो। टर्निंग स्टोरीज इनटू एक्शन यानी अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो उसे जूता मत सूंघाओ, उसे सुरक्षित करवट दिलाओ और सीधा अस्पताल लेकर जाओ। इस थीम का असली मकसद लोगों की सोच को 18वीं सदी से निकालकर 21वीं सदी के विज्ञान में लाना है। प्रश्न 18। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और सामरिक बल कमान यानी SFC ने ओडिशा से किस शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विकल्प है अग्नि 5, ब्रह्मोस 2, अग्नि 3 या पृथ्वी 3। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी अग्नि 3 है। लेकिन सर, हमारे पास तो इससे भी ज्यादा दूर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है। फिर इस पुरानी अग्नि 3 का परीक्षण क्यों किया गया? दृष्टि, इसे तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक बहुत ही महंगी और शानदार स्पोर्ट्स कार है। तुम रोज उसे चलाती नहीं हो, लेकिन बीच बीच में उसे गैराज से निकालकर उसका इंजन स्टार्ट करके खूब जोर से रेस देती हो, ताकि पूरे मोहल्ले, खासकर दुश्मनों को पता चल जाए कि तुम्हारी गाड़ी का इंजन एकदम धांसू कंडीशन में है। यही काम हमारी सामरिक बल कमान करती है। अग्नि 3 कोई नई मिसाइल नहीं है, लेकिन इसका ये रूटीन परीक्षण करके हमने दुनिया और हमारे 2 प्यारे पड़ोसियों को ये बता दिया है कि हमारे परमाणु हथियार जंग खाकर कबाड़ नहीं हुए हैं। वो 24 घंटे 7 दिन एक्टिव है और अगर किसी ने भारत की तरफ बुरी नजर डाली तो 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जाकर सटीक निशाना लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये एक तरह की साइलेंट वार्निंग होती है। और मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी स्टेशन यानी 10 फरवरी पर, जहां हम रसोई घर की दाल से लेकर इंग्लैंड की म्यूजिक अवार्ड्स तक जाएंगे। प्रश्न 19। 10 फरवरी को मनाए गए विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? विकल्प है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, लव पल्सेस फॉर हेल्थ एंड सॉइल। सर, इसका उत्तर विकल्प बी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस है। पर सर, ये साधारण से उत्कृष्टता तक का क्या मतलब है? क्या अब अरहर की दाल VIP हो गई है? बिल्कुल दृष्टि, हमारी दाल अब सच में VIP और हॉलीवुड की सेलिब्रिटी हो गई है।
एक जमाना था जब अमीर लोग पिज्जा और बर्गर खाते थे और दाल को सिर्फ गरीबों या मिडिल क्लास का सादा खाना माना जाता था। यही है इसका मॉडेस्ट यानी साधारण होना। लेकिन आज पूरी दुनिया के अमीर देश और बड़े बड़े जिम वाले बॉडी बिल्डर दालों को प्लांट बेस्ड सुपरफूड मानकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दालें उगाने में पानी बहुत कम लगता है और ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को अपने आप उपजाऊ बना देती हैं। यानी ये हमारे शरीर को तो हाई क्वालिटी प्रोटीन देती ही हैं, हमारी धरती माता को भी बीमार होने से बचाती हैं। इसीलिए इस साल की थीम दालों के इस फर्श से अर्श तक के सफर को सलाम करती है। प्रश्न 20। ब्रिटेन के सबसे बड़े संगीत पुरस्कार ब्रिट अवार्ड्स 2026 में किस 26 वर्षीय महिला गायिका ने 4 प्रमुख पुरस्कार जीतकर धूम मचा दी है? विकल्प हैं दुआ लिपा, रे, टेलर स्विफ्ट या ओलिविया डीन। सर, इसका सही उत्तर विकल्प डी ओलिविया डीन है। सर, इस बार के ब्रिट अवार्ड्स में ऐसा क्या खास हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ? दृष्टि, इस बार के ब्रिट अवार्ड्स में 2 बहुत ही गजब की बातें हुई हैं जो एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो 46 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अवार्ड शो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ना होकर मैनचेस्टर शहर में को-ऑप लाइव अरीना में आयोजित किया गया। और दूसरी बात, जिस ओलिविया डीन ने जनवरी में ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब जीता था, उसी लड़की ने यहां आकर स्कूल के एनुअल फंक्शन की तरह सारे बड़े बड़े अवार्ड्स, एल्बम ऑफ द ईयर, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर आदि अपने नाम कर लिए। इसके अलावा मशहूर के-पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक की रोजे भी ब्रिट अवार्ड जीतने वाली पहली के-पॉप कलाकार बन गई हैं। प्रश्न 21। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 4 स्थानों की छलांग लगाते हुए कौन सी रैंक हासिल की है? विकल्प है 41वीं, 45वीं, 50वीं या 54वीं। सर, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। भारत का स्कोर 53.63 से बढ़कर 54.43 हो गया है और इसका सही उत्तर विकल्प बी 45th रैंक है। लेकिन सर, ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आखिर किस चिड़िया का नाम है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है? इंटरनेट स्पीड तो बस इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसे तुम पूरे देश के डिजिटल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। ये इंडेक्स बताता है कि कोई देश टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स और डिजिटल गवर्नेंस का इस्तेमाल अपने नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी अच्छी तरह कर रहा है। सबसे गर्व की बात यह है कि भारत ने दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिक प्रकाशन और ई-कॉमर्स कानूनों में पूरी दुनिया में पहली रैंक हासिल की है। यानी अब डिजिटल दुनिया में भी भारत का डंका बज रहा है। प्रश्न 25। 10-11 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में एक ऐतिहासिक संशोधन किया है। इसके तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम या एक्स को डीप फेक या एआई द्वारा बनाए गए गैर कानूनी कंटेंट को शिकायत मिलने के बाद कितनी देर में हटाना अनिवार्य कर दिया गया है? विकल्प है 12 घंटे, 24 घंटे, 3 घंटे या 7 दिन। सर, ये तो बहुत ही शानदार कदम है। इसका सही उत्तर विकल्प सी 3 घंटे है। सर, पहले तो ये समय सीमा 36 घंटे की हुआ करती थी, अब इसे घटाकर 3 घंटे क्यों कर दिया गया? एकदम सही सवाल दृष्टि। इसे तुम ऐसे समझो कि इंटरनेट पर एक फेक वीडियो या डीप फेक किसी टिक टिक करते टाइम बम की तरह होता है। आज के वायरल जमाने में 36 घंटे बहुत लंबा समय होता है। 36 घंटे में तो एक फर्जी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और दंगे भड़क सकते हैं या किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति एआई का इस्तेमाल करके किसी नेता या आम इंसान का कोई झूठा वीडियो यानी सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन बनाता है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उस पर वाटरमार्क लगाना होगा। और अगर वो वीडियो गैर कानूनी है या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए है तो सरकार या कोर्ट का आदेश आते ही प्लेटफॉर्म को उसे सिर्फ 3 घंटे के अंदर डिलीट करना ही पड़ेगा। प्रश्न 23। 12 फरवरी 2026 को हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में किस राजनीतिक दल ने 2/3 बहुमत हासिल करके शानदार जीत दर्ज की है? विकल्प है अवामी लीग, जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या जातीय पार्टी। सर, शेख हसीना जी के जाने के बाद ये चुनाव पूरी दुनिया की नज़रों में था। इसका सही उत्तर विकल्प सी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसके नेता तारिक रहमान हैं। सर, हमारे पड़ोसियों के घर में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, इससे हमें भारत को क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि, इसे तुम रियल लाइफ के उदाहरण से समझो। अगर तुम्हारे पड़ोस वाले घर में कोई नया किराएदार आता है तो तुम सबसे पहले यही सोचते हो ना कि वो तुमसे झगड़ा करेगा या फिर त्योहारों पर तुम्हें मिठाई देगा।
भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। हम उन्हें 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बेचते हैं। हमारे ट्रेन और व्यापार के रास्ते वहां से गुजरते हैं। सालाना $14 बिलियन का व्यापार होता है। शेख हसीना के समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। अब जब तारिक रहमान की बीएनपी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई है, तो भारत को ये देखना होगा कि ये नई सरकार चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में ना आ जाए। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी स्टेशन यानी 10 फरवरी पर, जहां हम रसोई घर की दाल से लेकर इंग्लैंड की म्यूजिक अवार्ड्स तक जाएंगे। प्रश्न 24। खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 के वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए भारत की किस टीम को पहली बार नामांकित किया गया है? विकल्प है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम या भारतीय बैडमिंटन टीम। सर, ये खबर पढ़कर तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। इसका सही उत्तर विकल्प बी भारतीय महिला क्रिकेट टीम है। सर, लॉरियस अवार्ड्स तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल सम्मान है ना? बिल्कुल दृष्टि। लॉरियस अवार्ड्स को खेलों की दुनिया का ऑस्कर यानी ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी महिला क्रिकेट टीम को इस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला हो। हमारी शेरनियों ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में जो तहलका मचाया और सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसी के दम पर उन्हें ये ग्लोबल पहचान मिली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजा आ रहा है ना? अगर आपके दिमाग के जाले साफ हो रहे हैं और करंट अफेयर्स आपके खून में दौड़ने लगा है, तो जरा एक सेकंड रुकिए। हम चाहते हैं कि ये पूरा ब्लॉकबस्टर सेशन हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाए। इसीलिए हमने 1 से 28 फरवरी तक की पूरी रंग बिरंगी सुपर चीट कोड पीडीएफ तैयार की है। क्लास खत्म होते ही दौड़कर मान एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाना और उसे फ्री में डाउनलोड कर लेना। और सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह मान सर आपको इसी एनर्जी के साथ जगाएं और एग्जाम के लिए तैयार करें, तो मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वो लाल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक उंगली का वो क्लिक हमें आपके लिए दिन रात मेहनत करने की ताकत देता है। चलिए वापस लौटते हैं अपने सफर पर। प्रश्न 25। 13 फरवरी को पूरे भारत में किस महान कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल विमेंस डे मनाया जाता है? विकल्प हैं ए रानी लक्ष्मीबाई, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी सावित्रीबाई फूले। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी सरोजिनी नायडू है। इस वर्ष 2026 में हम उनके 147वीं जयंती मना रहे हैं। सर, 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो फिर इस राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या महत्व है? बहुत अच्छा कंफ्यूजन दूर किया तुमने दृष्टि। 8 मार्च पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए है, लेकिन 13 फरवरी खास तौर पर भारत की उस महान आयन लेडी के लिए है जिन्हें महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम दिया था। सरोजिनी नायडू केवल एक शानदार कवयित्री ही नहीं थीं, बल्कि उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जेल भी काटी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं और आज़ादी के बाद देश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। उनका जीवन ये साबित करता है कि कला यानी कविता और राजनीति का कितना खूबसूरत संगम हो सकता है। प्रश्न 26। 13 फरवरी को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? विकल्प हैं ए रेडियो और शांति, बी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं, सी रेडियो सूचना का सबसे सशक्त माध्यम, डी रेडियो का 1 सदी का सफर। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं है। सर, इस थीम का गहरा मतलब क्या है? क्या रेडियो में भी रोबोट न्यूज पढ़ने लगे हैं? बिल्कुल दृष्टि। आजकल एआई हर जगह घुस गया है। न्यूज पढ़ने वाले रोबोट्स तो आ ही गए हैं। ये थीम यूनेस्को ने तय की है। इस थीम का सीधा सा मतलब है कि एआई हमें न्यूज रिसर्च करने में, पुरानी फाइल्स खोजने में और कंटेंट बनाने में मदद कर सकता है। यानी वो एक टूल है या हथियार है। लेकिन रेडियो का जो सबसे बड़ा जादू है, वो है उस रेडियो जॉकी की आवाज और उसकी भावनाएं यानी इमोशन। वो मानवीय भावना कोई मशीन नहीं दे सकती। तकनीक कभी भरोसा नहीं जीत सकती। भरोसा सिर्फ एक इंसान जीत सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 27। फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में गुजरात सरकार ने किस दिग्गज बैंकर और उद्योगपति को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया है? विकल्प हैं
ए हसमुख अधिया, बी नंदन नीलेकणी, सी उदय कोटक, डी मुकेश अंबानी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी उदय कोटक है। उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर हसमुख अधिया जी की जगह ली है। सर, गिफ्ट सिटी तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां एक प्राइवेट बैंकर को क्यों बिठा दिया गया? शानदार लॉजिक दृष्टि। इसे ऐसे समझो कि अगर तुम्हें अपने स्कूल की क्रिकेट टीम जीतनी है तो क्या तुम कोच किसी गणित के टीचर को बनाओगे या किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर को? गिफ्ट सिटी कोई आम शहर नहीं है, ये भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। यहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े बैंक, शेयर बाजार और विदेशी कंपनियां आ रही हैं। उदय कोटक, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को शून्य से खड़ा करके भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बना दिया, उन्हें ग्लोबल फाइनेंस की नब्ज पता है। सरकार ने उन्हें ये जिम्मेदारी इसलिए दी है ताकि उनका अनुभव गिफ्ट सिटी को दुनिया में दुबई और सिंगापुर के लेवल का फाइनेंस हब बना सके। प्रश्न 28। फरवरी 2026 के मध्य में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ अपने रक्षा और स्ट्रेटेजिक संबंधों को गहरा करते हुए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए फ्रांस, बी यूनान यानी ग्रीस, सी इटली, डी स्पेन। सर, इसके सही उत्तर विकल्प बी यूनान यानी ग्रीस है। लेकिन सर, भारत और ग्रीस के बीच अचानक से इस सैन्य सहयोग की क्या जरूरत पड़ गई? दृष्टि, ये दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं का मिलन है। ग्रीस, जहां से सिकंदर आया था, की लोकेशन भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। भारत का जो नया व्यापारिक रास्ता इमेक बन रहा है, उसके लिए ग्रीस यूरोप का दरवाजा यानी गेटवे है। इसके अलावा ग्रीस के तुर्की के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं और तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। इसलिए कूटनीति का पुराना नियम कहता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस समझौते के तहत अब भारत और ग्रीस की सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग करेंगी, तकनीक साझा करेंगी और एक दूसरे के बंदरगाहों का इस्तेमाल करेंगी। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। प्रश्न 29। जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल यानी मेन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने खिताब जीत लिया है? विकल्प हैं ए जैनिक सिनर, बी डैनियल मेदवेदेव, सी कार्लोस अल्कराज, डी राफेल नडाल। सर, इसका सही उत्तर स्पेन के युवा सनसनी विकल्प सी कार्लोस अल्कराज है। उन्होंने फाइनल में दिग्गज जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हरा दिया। सर, इस जीत के साथ कार्लोस अल्कराज ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? दृष्टि, ये मैच यंग ब्लड वर्सेस ओल्ड मास्टर की एक क्लासिक जंग थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविच का गढ़ है, उन्होंने इसे 10 बार जीता है, लेकिन अल्कराज ने उन्हें उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये बना है कि इस जीत के साथ अल्कराज सिर्फ 22 साल और 8 महीने की उम्र में चारों ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले टेनिस इतिहास के सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जोकोविच के 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। प्रश्न 30। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट CCEA ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत और कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? विकल्प हैं ए PM रक्षक, बी PM संजीवनी, सी PM राहत, डी PM सुरक्षा। सर, ये तो बहुत ही नेक पहल है। इसका सही उत्तर विकल्प सी PM राहत योजना है। सर, अक्सर ऐसा होता है कि सड़क दुर्घटना के बाद लोग अस्पताल के भारी भरकम बिल के डर से घायलों की मदद नहीं करते। क्या ये योजना उस डर को खत्म करेगी? बिल्कुल दृष्टि, तुमने एकदम सही समस्या को पकड़ा है। हमारे देश में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआती गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के पहले 1 घंटे में सही इलाज नहीं मिल पाता। PM राहत योजना का मतलब है कि अब अगर हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे तुरंत किसी भी पास के अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, में ले जाया जा सकता है। उसका शुरुआती इलाज पूरी तरह से कैशलेस होगा और उस अस्पताल के इलाज का पैसा सरकार भरेगी। इससे न केवल मरीज के परिवार को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि जो भले लोग यानी गुड समैरिटन्स घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं, उन्हें भी कोई पुलिस या अस्पताल वाला परेशान नहीं करेगा। प्रश्न 31। 16 से 18 फरवरी 2026 तक दुनिया भर के पर्यटन लीडर्स को एक साथ लाने वाला चौथा GTRD सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया जा रहा है? विकल्प है ए पेरिस, फ्रांस, बी नई दिल्ली, भारत, सी नायरोबी, केन्या, डी केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी नायरोबी, कीनिया है।
लेकिन सर पर्यटन तो वैसे भी लोगों का पसंदीदा विषय होता है, लेकिन इतने बड़े देशों के मंत्री अफ्रीका जाकर पर्यटन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल दृष्टि। अफ्रीका दुनिया का वो छिपा हुआ खजाना है जिसके पास बेहतरीन वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। नायरोबी यानी केनिया में हो रहे इस ग्लोबल सम्मेलन का उद्देश्य है कि कैसे हम पर्यटन को सिर्फ अमीरों के शौक से निकालकर स्थानीय लोगों यानी लोकल ट्राइब्स को रोजगार देने का जरिया बनाएं। साथ ही क्लाइमेट चेंज से कैसे बचें ताकि कल को ये सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रदूषण की भेंट न चढ़ जाए। प्रश्न 32। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, जहां डैम चैट नामक एक नया AI प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया? विकल्प हैं ए देहरादून उत्तराखंड, बी भोपाल मध्य प्रदेश, सी बेंगलुरु कर्नाटक, डी नागपुर महाराष्ट्र। सर इसका सही उत्तर विकल्प सी बेंगलुरु कर्नाटक है। सर डैम चैट क्या बला है? क्या बांध भी आपस में व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे? हाँ दृष्टि, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। डैम चैट असल में बांधों का व्हाट्सएप नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट है। जरा सोचो, हमारे देश में हजारों पुराने बांध हैं। अगर अचानक भारी बारिश हो जाए तो किस बांध में कितना पानी छोड़ना है, कौन सा बांध कमजोर हो गया है, इसका फैसला करने में इंजीनियरों को बहुत टाइम लगता था। अब ये डैम चैट नाम का रोबोट सेकंडों में सारा पुराना डेटा पढ़ेगा, यानी जल शक्ति डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की मदद से, और तुरंत बता देगा कि कौन सा बांध खतरे में है और क्या एक्शन लेना है। ये तकनीक 2021 के डैम सेफ्टी एक्ट का ही एक एडवांस्ड हिस्सा है जो लाखों लोगों को बाढ़ से बचाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 33वां है। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? विकल्प हैं ए शेख हसीना, बी खालिदा जिया, सी तारिक रहमान, डी AMM नासिरुद्दीन। सर हमने कल ही इनके चुनाव जीतने की बात की थी। इसका सही उत्तर विकल्प सी तारिक रहमान है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें और उनके 25 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। बिल्कुल सही दृष्टि। राजनीति में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता। कल जो विपक्ष में थे, आज वो देश चला रहे हैं। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना कि तारिक रहमान की पार्टी का नाम BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। प्रश्न 34। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इस समिट की थीम क्या थी? विकल्प हैं AI फॉर डिजिटल इंडिया, बी AI और मानवता का भविष्य, सी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, डी AI फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर इसका सही उत्तर विकल्प सी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में आयोजित होने वाला पहला ऐसा ग्लोबल AI समिट है। सर इस पुरानी संस्कृत की कहावत का आज के इस मॉडर्न AI से क्या कनेक्शन है? दृष्टि, ये कनेक्शन ही तो भारत की असली खूबसूरती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब है सबका भला हो, सबको सुख मिले। आज पूरी दुनिया डरी हुई है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी या ये इंसानों पर राज करने लगेगा। लेकिन भारत इस समिट के जरिए दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम AI का इस्तेमाल कोई खतरनाक हथियार बनाने में नहीं, बल्कि खेती में किसानों की फसल बचाने, गरीब बच्चों को पढ़ाने और अस्पतालों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए करेंगे। यानी हम टेक्नोलॉजी को मानवता की भलाई का टूल बना रहे हैं। प्रश्न 35वां। 18 फरवरी 2026 को हाल ही में हुए आम चुनावों में शानदार जीत के बाद किसे औपचारिक रूप से जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है? विकल्प हैं ए शिंजो आबे, बी फुमियो किशिदा, सी साने ताकाची, डी योशिहिदे सुगा। सर इसका सही उत्तर विकल्प सी साने ताकाची है। ये जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। सर जापान जैसे देश में जहां तकनीक इतनी आगे है, वहां पहली महिला PM बनने में इतना समय यानी 2025-26 तक क्यों लग गया? दृष्टि, ये बहुत ही सोचने वाला सवाल है। जापान टेक्नोलॉजी में भले ही 22वीं सदी में जी रहा हो, लेकिन वहां का समाज और राजनीति बहुत ही पुरुष प्रधान रही है।
वहां महिलाओं का राजनीति में आना बहुत मुश्किल माना जाता था। साने तकाची ने उस कांच की छत को तोड़ा है। उन्होंने चुनाव में 2/3 बहुमत यानी सुपर मेजॉरिटी जीतकर ये साबित कर दिया कि जापान का समाज भी अब बदल रहा है। अब वो जापान की गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के साथ चल रही तनातनी को कैसे संभालती हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। प्रश्न 36वां। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ी उड़ान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा H125 फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? विकल्प हैं ए. वडोदरा गुजरात, बी. वेमागल कर्नाटक, सी. हैदराबाद तेलंगाना, डी. नागपुर महाराष्ट्र। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी वेमागल कर्नाटक है। ये टाटा और एयरबस का एक जॉइंट वेंचर है। सर, अभी तक तो हम हेलीकॉप्टर बाहर से मंगाते थे, अब इसके भारत में बनने से हमें क्या फायदा होगा? दृष्टि, ये भारत के डिफेंस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर है। अभी तक भारत में हेलीकॉप्टर सिर्फ सरकारी कंपनी HAL बनाती थी। अब पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी टाटा भारत की जमीन पर हेलीकॉप्टर बनाएगी। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन एविएशन कंपनी एयरबस अपनी तकनीक भारत लाएगी तो हमारे युवाओं को हजारों नौकरियां मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों को भी मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। ये फ्रांस के साथ हमारी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026 का सबसे बड़ा सबूत है। प्रश्न 37वां। फरवरी 2026 में दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने गेमिंग डिवीजन यानी एक्सबॉक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया है? विकल्प हैं ए. लीना नायर, बी. रेवती अद्वैती, सी. आशा शर्मा, डी. अंजलि सूद। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी आशा शर्मा है। उन्होंने फिल स्पेंसर की जगह ली है जो 38 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। सर, सुंदर पिचाई गूगल और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब गेमिंग में भी भारतीय मूल का दबदबा। ऐसा क्यों है कि विदेशी कंपनियां भारतीयों को ही बॉस बना रही हैं? क्योंकि दृष्टि, भारतीयों के पास जो जुगाड़ और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मजाक से हटकर भारतीय लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करना और बड़ी बड़ी टीमों को बिना किसी झगड़े के लीड करना जानते हैं। गेमिंग की दुनिया अब कोई बच्चों का खेल नहीं रही है, ये हॉलीवुड की फिल्मों से भी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आशा शर्मा, जो पहले इंस्टाकार्ट और मेटा में बड़े पदों पर रह चुकी हैं, उनके पास ग्लोबल मार्केट की बेहतरीन समझ है। माइक्रोसॉफ्ट के बॉस सत्या नडेला ने, जो खुद भारतीय मूल के हैं, उन पर भरोसा जताकर ये साबित कर दिया है कि भविष्य में टेक की ड्राइविंग सीट पर भारतीय ही बैठने वाले हैं। प्रश्न 38वां। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने के लिए भारतीय डाक विभाग यानी DOP ने 8 स्मारक डाक टिकटों का एक नया सेट जारी किया है। इस सेट का शीर्षक क्या है? विकल्प हैं ए. फैब्रिक्स ऑफ इंडिया, बी. पपेट्स ऑफ इंडिया, सी. डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, डी. मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी पपेट्स ऑफ इंडिया यानी कठपुतलियां है। ये नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में जारी किया गया। सर, आज के इस मोबाइल और वीडियो गेम के जमाने में डाक टिकट और कठपुतलियों की क्या अहमियत रह गई है? दृष्टि, ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या लकड़ी के गुड्डे नहीं है, ये हमारा बचपन और हमारी पहचान है। आज जब बच्चे दिन भर मोबाइल स्क्रीन में घुसे रहते हैं तो वे राजस्थान की कठपुतली, उड़ीसा के सखी कुंधई या कर्नाटक के गोम्बेट्टा जैसी अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। डाक टिकट एक ऐसा तरीका है जो इन गुमनाम होती कलाओं को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में और सरकारी दस्तावेजों में अमर कर देता है। ये दुनिया को बताता है कि हमारे पास एनिमेशन से भी पुरानी और खूबसूरत पपेट यानी कठपुतली कला मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न 39वां है। 20 फरवरी 2026 को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किन 2 राज्यों ने अपना 40वां स्टेट फाउंडेशन डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है? विकल्प हैं ए. असम और नागालैंड, बी. त्रिपुरा और मेघालय, सी. अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, डी. मणिपुर और सिक्किम। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। इन दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को
पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सर, अरुणाचल और मिजोरम का भारत की सुरक्षा के लिहाज से क्या महत्व है? दृष्टि, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसकी सीमाएं चीन यानी तिब्बत से लगती हैं और चीन हमेशा इस पर अपनी गंदी नजर गड़ाए रहता है। दूसरी तरफ मिजोरम है, जिसकी सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। ये दोनों राज्य भारत के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। जब 1987 में इन्हें पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो इसके पीछे का मकसद यही था कि इन्हें सीधे दिल्ली यानी केंद्र सरकार के साथ मजबूती से जोड़ा जाए और वहां तेजी से विकास हो। आज इन राज्यों के युवा खेलों में और हमारी सेनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करके देश का मान बढ़ा रहे हैं। और आज के सफर का हमारा आखिरी प्रश्न, 20 फरवरी को पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? विकल्प है ए, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज, बी, empowering inclusion, bridging gaps for social justice, C, a call for social justice in the digital economy, D, achieving social justice through formal employment. सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी, एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस है। सर, मैं अक्सर अखबारों में सामाजिक न्याय शब्द पढ़ती हूँ। इसे एकदम आसान भाषा में कैसे समझेंगे? दृष्टि, इसे तुम एक पिज्जा के उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे घर में एक पिज्जा आया है और घर में 4 बच्चे हैं। अब अगर एक ताकतवर बच्चा 3 पीस खा जाए और बाकी 3 बच्चों को सिर्फ 1 पीस में गुजारा करना पड़े, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज का जो पिज्जा है यानी देश के संसाधन, शिक्षा, नौकरी, अस्पताल, उस पर अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति या महिला पुरुष सबका बराबर का हक है। इस बार की थीम एम्पावरिंग इंक्लूजन का मतलब है कि जो लोग समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं, जैसे गरीब, विकलांग या आदिवासी, हमें नीतियां बनाकर उन गैप्स यानी दूरियों को भरना है और उन्हें भी उस पिज्जा में बराबर की हिस्सेदारी देनी है। इसी के लिए दुनिया भर की सरकारें आज के दिन कसम खाती हैं। तो विद्यार्थियों, हम बिना कोई ब्रेक लिए सीधे पहुंच चुके हैं इस ब्लॉकबस्टर सीरीज के आखिरी हफ्ते यानी 21 से 28 फरवरी 2026 के सफर पर। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब करंट अफेयर्स की ये बुलेट ट्रेन फुल स्पीड से उड़ने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। 19 से 25 फरवरी 2026 तक भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं ए, चेन्नई, बी, कोच्चि, सी, विशाखापट्टनम, डी, मुंबई। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी, विशाखापट्टनम है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन सर, इतने सारे देशों की नौसेनाओं को एक साथ बुलाकर ये मिलन क्यों करवाया जाता है? दृष्टि, इसे तुम दुनिया भर की नेवी की सबसे बड़ी ग्रैंड दिवाली पार्टी की तरह समझो। 1995 में शुरू हुआ ये अभ्यास अब भारत का सबसे बड़ा नेवल इवेंट बन गया है, जहां 74 से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। जब हमारे युद्धपोत, पनडुब्बियां और फाइटर जेट दुनिया के बाकी देशों के साथ एक साथ समुद्र में कलाबाजियां दिखाते हैं, तो इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, हम एक दूसरे की तकनीक सीखते हैं और दूसरा, हमारे दुश्मनों को दूर से ही हमारी ताकत का ट्रेलर दिख जाता है। प्रश्न 42। हाल ही में 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS के 9वें कॉन्क्लेव में किस देश ने 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए इस मंच की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शंस हैं ए, थाईलैंड, बी, ऑस्ट्रेलिया, सी, फ्रांस, डी, भारत यानी इंडिया। सर, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। इसका सही उत्तर विकल्प डी, भारत है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने रॉयल थाई नेवी यानी थाईलैंड से ये अध्यक्षता ग्रहण की है। सर, हिंद महासागर में इस IONS ग्रुप का क्या काम है? दृष्टि, इसे ऐसे समझो कि हिंद महासागर एक बहुत बड़ी क्लास है और भारत को अब 2026 से 2028 के लिए इस क्लास का क्लास मॉनिटर बना दिया गया है। समुद्र में डकैती रोकना, सुनामी आने पर एक दूसरे की मदद करना और सुरक्षा बनाए रखना इस ग्रुप का काम है। 2008 में इसे भारत ने ही शुरू किया था और अब दोबारा भारत इसका बॉस बन गया है। प्रश्न 43।
22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नमो भारत रेल के साथ साथ मेट्रो रेल एक्सटेंशन और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मेरठ, डी वाराणसी। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी मेरठ है। सर, न्यूज़ में बताया गया था कि यहाँ लगभग 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल दृष्टि। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी जो पहले घंटों में तय होती थी, वो इन नमो भारत और मेट्रो जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों के आने से मिनटों में सिमट जाएगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो सिर्फ गाड़ियां ही तेज नहीं भागती, बल्कि उस पूरे इलाके के व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी पंख लग जाते हैं। प्रश्न 44। 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के दौरे पर आए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की इस यात्रा के दौरान भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शंस हैं ए 20 बिलियन डॉलर, बी 25 बिलियन डॉलर, सी 30 बिलियन डॉलर, डी 50 बिलियन डॉलर। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी 30 बिलियन डॉलर है। पहले ये लक्ष्य 20 बिलियन डॉलर का था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। सर, ब्राज़ील तो भारत से बहुत दूर है, साउथ अमेरिका में है, फिर हमारी उनके साथ इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो रही है? बहुत ही लॉजिकल सवाल दृष्टि। इसे ऐसे समझो कि दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता जब दोनों देशों के इंटरेस्ट एक जैसे हों। ब्राजील और भारत दोनों ही विकासशील देशों के बड़े नेता हैं। ब्राजील बायोफ्यूल यानी गन्ने और मक्के से पेट्रोल बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है और हमें प्रदूषण कम करने के लिए वो तकनीक चाहिए। साथ ही हमने उनसे क्रिटिकल मिनरल्स यानी रेयर अर्थ का समझौता भी किया है ताकि हम मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में चीन पर निर्भर ना रहें। यानी हमारी दोस्ती अब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाले लेवल पर पहुंच गई है। जरा 1 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स। दृष्टि, तुम्हें और हमारे लाखों विद्यार्थियों को ये सिनेमैटिक और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वाला तरीका कैसा लग रहा है? मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा कि काश हर विषय, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या साइंस, ऐसे ही फिल्म की तरह याद हो जाता। तो आपकी इसी पुकार को सुनकर मान एजुकेशन लेकर आया है एक असली रामबाण यानी पैनेसिया। आज ही अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर से टेस्ट क्यू ऐप इंस्टॉल करें। वहां पर हमने आपके लिए एकदम जादुई और बेहतरीन सिनेमैटिक कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी, अभी इन सिनेमैटिक कोर्सेज पर एक बहुत ही भारी और बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। एक बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए, हजारों विद्यार्थी पहले से ही हमारे सिनेमैटिक कोर्सेज से जुड़कर अपनी तैयारी को रॉकेट की स्पीड दे रहे हैं और अपना पक्का सिलेक्शन ले रहे हैं। तो भटको मत, सीधे टेस्ट क्यू ऐप पर जाओ और हमारे सब्जेक्टिव सिनेमैटिक कोर्स से जुड़कर एग्जामिनर के होश उड़ा दो। प्रश्न 45। 24 फरवरी 2026 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुजविका नामक एक नया AI संचालित पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल मुख्य रूप से किस काम के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए अंतरिक्ष रिसर्च डेटा के लिए, बी बायोटेक प्रोडक्ट इंपोर्ट डेटा के लिए, सी कृषि मौसम भविष्यवाणी के लिए, डी मेडिकल स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के लिए। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी बायोटेक प्रोडक्ट इंपोर्ट डेटा है। ये पोर्टल एबल नाम की संस्था के साथ मिलकर बनाया गया है। सर, ये पोर्टल हमारे वैज्ञानिकों की मदद कैसे करेगा? दृष्टि, इस पोर्टल को तुम बायोटेक वैज्ञानिकों के लिए Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी एक स्मार्ट कैटलॉग समझ लो। अभी तक हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कौन सा केमिकल या एंजाइम विदेश से कितने में मंगा रहे हैं। अब इस AI पोर्टल पर पूरा डेटा एक जगह आ गया है। इससे हमारे भारतीय स्टार्टअप्स को पता चल जाएगा कि विदेश से आने वाली कौन सी महंगी चीज की देश में ज्यादा डिमांड है और फिर वो उसे मेक इन इंडिया के तहत खुद भारत में बना लेंगे। ये हमारे देश को 2047 तक $1 ट्रिलियन की बायो इकोनॉमी बनाने का मास्टर स्ट्रोक है। प्रश्न 46। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2026 में असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं ए शहरों में स्मार्ट सिटी बनाना, बी समुद्री तटों की सफाई, सी सीमावर्ती क्षेत्रों बॉर्डर रीजन्स का विकास और सुरक्षा मजबूत करना, डी रेगिस्तान में पानी पहुंचाना। सर, इसका सही उत्तर विकल्प सी सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और सुरक्षा मजबूत करना है। सर, मैं अक्सर सुनती हूँ कि चीन बॉर्डर के पास अपने गांव बसा रहा है। क्या ये प्रोग्राम उसी को काउंटर करने के लिए है?
बिल्कुल सही पकड़ा दृष्टि। पुराने जमाने में सरकारें सोचती थीं कि बॉर्डर यानी सीमा को खाली और ऊबड़-खाबड़ रखो ताकि दुश्मन अंदर ना आ पाए। लेकिन ये पुरानी सोच थी। अगर बॉर्डर के गांव विकसित नहीं होंगे तो वहां के लोग शहर भाग जाएंगे और बॉर्डर खाली हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत अब हम अपने आखिरी गांवों को देश का पहला गांव मान रहे हैं। वहां 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें और इंटरनेट दे रहे हैं। जब हमारे नागरिक बॉर्डर पर शान से और सुख सुविधा के साथ रहेंगे तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण ना कर सके। प्रश्न 47। 25 फरवरी 2026 को एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सर ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका सही उत्तर विकल्प बी केरल है। सर केरल विधानसभा ने तो 2024 में ही प्रस्ताव पास कर दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का नाम बदला जाता है? बहुत ही बढ़िया पॉलिटी का सवाल दृष्टि। इसे ऐसे समझो जैसे तुम सोशल मीडिया पर अपना यूजर नेम बदलती हो, बस यहाँ प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। संविधान के अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी राज्य का नाम या उसकी सीमाएं बदल सकती है। मलयालम भाषा में इस राज्य को हमेशा से केरलम ही कहा जाता रहा है, जिसका अर्थ होता है भगवान की अपनी भूमि। अब सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी केरलम करने को हरी झंडी दे दी है। प्रश्न 48। 26 फरवरी 2026 की एक महत्वपूर्ण खबर के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने जा रहा है। इसके तहत कक्षा 6 के छात्रों के लिए कौन सा नया फॉर्मूला पेश किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए नो बैक डे, बी केवल एक भाषा, सी तीसरी भाषा, डी ओपन बुक एग्जाम। सर इसका सही उत्तर विकल्प सी तीसरी भाषा है। सर बच्चों पर तो पहले से ही पढ़ाई का इतना बोझ है, अब ये तीसरी भाषा पढ़ने का नियम क्यों थोपा जा रहा है? दृष्टि, ये कोई बोझ नहीं है, ये बच्चों के दिमाग को खोलने की एक चाबी है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 और NCF SE 2023 का मकसद रट्टा मारने को खत्म करना है। अब कक्षा 6 से बच्चे 2 भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक और तीसरी भाषा पढ़ेंगे। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो बच्चा कम उम्र में ज्यादा भाषाएं सीखता है, उसका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है और वो मल्टीटास्किंग में उस्ताद हो जाता है। इससे पूरे देश के बच्चों को भारत की विविधता समझने का मौका मिलेगा। प्रश्न 49। फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में 27 फरवरी को इंडिया AI मिशन ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए किस यूरोपीय देश के साथ सिटैक फ्रेमवर्क यानी SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं ए स्विट्जरलैंड, बी स्वीडन, सी स्पेन, डी नॉर्वे। सर इसका सही उत्तर विकल्प बी स्वीडन है। ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुआ। सर अमेरिका और फ्रांस के बाद अब स्वीडन भारत AI के लिए पूरी दुनिया से हाथ क्यों मिला रहा है? क्योंकि दृष्टि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का सबसे बड़ा हथियार और दिमाग दोनों है। स्वीडन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी यानी हरे भरे विकास में दुनिया के टॉप देशों में आता है। भारत के पास लाखों शानदार इंजीनियर और बहुत सारा डेटा है और स्वीडन के पास हाईटेक रिसर्च है। सिटैक यानी स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर के जरिए दोनों देश मिलकर ऐसा AI बनाएंगे जो पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। और आज के हमारे इस महासफर का आखिरी और सबसे शानदार प्रश्न 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए किस वैक्सीन का देशव्यापी अभियान शुरू किया है? विकल्प है ए रोटावायरस वैक्सीन, बी HPV वैक्सीन, सी MMR वैक्सीन, डी न्यूमोकोकल वैक्सीन। सर ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक संजीवनी है। इसका सही उत्तर विकल्प बी HPV वैक्सीन है। सर मैंने पढ़ा है कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल 75,000 मौतें। क्या ये वैक्सीन इस खतरे को खत्म कर देगी?
एकदम सही पॉइंट पकड़ा दृष्टि। सर्वाइकल कैंसर का 85% कारण ये खतरनाक HPV वायरस होता है। इसे तुम ऐसे समझो कि जैसे हम अपने कंप्यूटर में वायरस आने से पहले एक मजबूत एंटीवायरस डाल देते हैं, ठीक वैसे ही ये HPV वैक्सीन 14 साल की बच्चियों के शरीर में एक परमानेंट सुरक्षा चक्र यानी शील्ड बना देगी। शुरुआत के 90 दिनों तक ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में एकदम फ्री लगाई जाएगी और उसके बाद लोग यूविन पोर्टल से कोविन की तरह स्लॉट बुक कर सकेंगे। ये भारत की बेटियों को बचाने का एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कदम है। तो मेरे शेर और शेरनियों, यहां आकर खत्म होता है हमारा 1 से 28 फरवरी 2026 तक का ये फुल ऑन एंटरटेनिंग, ब्लॉकबस्टर और ज्ञान से भरा करंट अफेयर्स का महासफर। दृष्टि, तुमने आज जिस तरह से हर मुश्किल टॉपिक को अपनी जिंदगी के उदाहरणों से जोड़कर मेरे साथ डिकोड किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी भी अब इन सवालों को एग्जाम में देखते ही सेकंडों में उड़ा देंगे। बिल्कुल सर, आज तो सच में मजा ही आ गया। मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई मस्त सी वेब सीरीज देख रही हूँ जिसमें हर एपिसोड में एक नया सस्पेंस और एक नया ज्ञान था। अब मुझे अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खेल जगत के इन भारी भरकम सवालों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि। और आप सभी भावी अधिकारियों को मेरा यही संदेश है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अगर आज की ये ब्लॉकबस्टर क्लास आपको सच में पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि रोज सुबह आपका सामना करंट अफेयर्स के ऐसे ही मजेदार और आसान कॉन्सेप्ट से हो, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जिसे करंट अफेयर्स से डर लगता है। याद रखिए, अपनी तैयारी को अजेय बनाने के लिए अभी तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और टेस्ट क्यू यानी टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें। वहां चल रहे भारी डिस्काउंट का फायदा उठाएं और हमारे सब्जेक्टिव सिनेमैटिक कोर्सेज का हिस्सा बने, जो आपकी परीक्षा के लिए असली रामबाण साबित होंगे। और कल सुबह की धमाकेदार क्लास मिस ना हो जाए, इसके लिए अभी के अभी मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिना किसी टेंशन के अपनी सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।